एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी शासन का विकास। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध भी जीत लिया था। उसके बाद बंगाल के रीजन में जो शासन की सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन का विकास किस तरह से किया वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा में रेवेन्यू कलेक्शन की सत्ता आ गई थी, लेकिन वहां पर शासन की सत्ता तो अभी भी नवाब के पास ही थी, यानी कि वहां पर द्विमुखी शासन चल रहा था। लेकिन एक समय पर आकर अंग्रेजों को उससे भी काफी सारी दिक्कतें होने लगी। तो उसके बाद उन्होंने इस शासन व्यवस्था में भी बदलाव करने का निर्णय लिया, जिसके बाद 1773 में अंग्रेज सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट जिन्हें कि हम नियामक कानून भी कहते हैं। तो 1773 के फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसमें कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. Thus, वॉरेन हेस्टिंग्स became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1773 के पहले भी इंडिया में अंग्रेजों के मेन 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जो कि आप यहाँ पर मैप्स भी देख सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट था, जो कि भारत का पश्चिमी प्रदेश था, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। उसके अलावा दक्षिण भारत का जो रीजन था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, और बंगाल के आसपास का जितना प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। तो 1773 तक, 1773 तक इन तीनों प्रेसिडेंसीज के एक एक गवर्नर्स हुआ करते थे। बॉम्बे के अलग गवर्नर थे, मद्रास के एक गवर्नर थे, उसी तरह बंगाल में भी एक गवर्नर हुआ करते थे। अब जो अंग्रेजों की सरकार इंग्लैंड में बैठी हुई थी वो चाहते थे कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी उनके शासन को एक लीडरशिप के अंडर लाया जाए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में शासन करना आसान रहे। तो उन्होंने 1773 में यह रेगुलेटिंग एक्ट पास करके यह व्यवस्था बनाई कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो 1773 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाएंगे। उन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर हुआ करेंगे। और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी ट्रेड चलता था, उसके अलावा उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती थी, उन सब का नियंत्रण अब सीधी तौर पे गवर्नर जनरल के अंडर हुआ करता था। तो 1773 में पहली बार भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है, और उस समय पर वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल के गवर्नर रहते हुए जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर and the second Mysore war with हैदर अली of मैसूर was waged। और वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजों का मराठाओं के साथ फर्स्ट मराठा वॉर होता है। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साथ 1767 में जो फर्स्ट मैसूर वॉर लड़ा था, उसके बाद 1780 में हैदर अली जो कि उस समय पर भी मैसूर के शासक हुआ करते थे, उनके साथ अंग्रेजों का सेकंड मैसूर वॉर हमें देखने को मिलता है। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट मराठा वॉर और सेकंड मैसूर वॉर जब वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं तभी हुए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें मराठाओं के साथ और दूसरी ओर मैसूर के साथ भी एक साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा था, इसीलिए कंपनी की दिक्कतें बढ़ जाती है। क्योंकि मराठा साम्राज्य काफी ज्यादा ताकतवर था
उसी तरह मैसूर के हैदर अली भी काफी ताकतवर शासक हुआ करते थे। तो इन दोनों के साथ एक साथ लड़ना कंपनी के लिए आसान नहीं था। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस, द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान, famously known as the Tiger of Mysore. The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जब कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, तो उनके शासन काल में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में थर्ड मैसूर वॉर लड़ा जाता है। और टीपू सुल्तान, जिन्हें कि हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान इससे पहले जब सेकंड मैसूर वॉर लड़ा गया था, उस वक्त उनके पिता हैदर अली के साथ मिलकर भी ये युद्ध लड़े थे। पर सेकंड मैसूर वॉर में जब हैदर अली की डेथ हो जाती है, उसके बाद थर्ड मैसूर वॉर टीपू सुल्तान की लीडरशिप में लड़ा जाता है। और टीपू सुल्तान जो कि काफी ब्रेव और ताकतवर हुआ करते थे, तो अंग्रेजों को भी पता था कि टीपू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ हाथ मिलाया टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, जब टीपू सुल्तान पे इन कंबाइंड फोर्सेस जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना थी, तो क्योंकि इस संयुक्त सेना के सामने टीपू सुल्तान जीत नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से थर्ड मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान को ट्रीटी साइन करनी पड़ती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और उस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस इस थर्ड मैसूर वॉर में उनका जितना भी खर्चा हुआ था, वो टीपू सुल्तान को पे करने के लिए कहते हैं। और इस युद्ध में हुए खर्चे के बदले में कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया डिमांड करते हैं। आप सोचो, थर्ड मैसूर वॉर 1792 में लड़ा गया था, 1792 में। उस जमाने में ये 3 करोड़ की रकम कितनी बड़ी हुआ करती थी। और क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए भी इतनी बड़ी रकम एक साथ पे करना आसान नहीं था, जिसकी वजह से युद्ध के बाद कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के जो 4 बेटे हुआ करते थे, उनमें से 2 बेटों को अपने साथ ले जाते हैं गारंटी के तौर पे, ताकि टीपू सुल्तान, जिन्होंने की आधा पैसा पे कर दिया था और आधा पैसा उन्हें बाय द टाइम पे करना था, तो गारंटी के तौर पे कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह से थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान, जो कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पर समय के साथ उन्होंने परिस्थिति संभाल ली और समय के साथ उन्होंने ये 3 करोड़ रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर दिए थे और अपने बेटों को भी उनसे आजाद करवा लिया था। आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम, द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइंड एंड मराठास बिकेम स्ट्रोंगर। तो कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, पर उनके द्वारा कुछ रिजिड पॉलिसीज, काफी कड़ी नीतियां अपनाई जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जो और राजाओं के साथ संबंध भी खराब होता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भी खराब होती है। और दूसरी तरफ जो मराठा थे, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी नीतियां खराब होंगी तो लोगों के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे, लोगों का आपसे भरोसा उठ जाएगा। दूसरी तरफ मराठा जो थे, वो भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। तो सर जॉन शोर के टाइम पे एक और जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हुई उनकी रिजिड पॉलिसीज की वजह से, वहीं दूसरी ओर मराठा उस समय पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this,
वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो जॉन शोर के द्वारा अपनाई गई खराब नीतियों के चलते जो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हुई थी, तो जॉन शोर के बाद जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, तो वेलेस्ली के सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में सुप्रीम बनाए, सबसे सर्वोपरि बनाए, यानी कि वो फिर से कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाए, उनका वर्चस्व बढ़ाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर बने। इसके लिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की जो योजना थी वो लागू की थी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसे कि हम सहायक संधि योजना के नाम से भी जानते हैं। द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की शर्तें कौन सी थी और इस सिस्टम को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे, उन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सबसे पहले हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की जो शर्तें थी वो देखते हैं। द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट will be provided to the state that accepts the system। यानी कि जो भी राज्य सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करते थे, उनके राज्य में जो अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित सैन्य था, अंग्रेजों के द्वारा जिस आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो आर्मी उस राज्य में रखी जाती थी। यानी कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के बाद उस राज्य में उस राजा की अपनी कोई सेना नहीं हुआ करती थी। मेनली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा जिस आर्मी को ट्रेन किया जाता था, तो वो आर्मी उस राजा के स्टेट में डिप्लॉय होती थी। और यह जो आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, यह उस राज्य की इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से उसका रक्षण करती थी। यानी कि राज्य में कोई भी अगर आंतरिक विरोध होता है, अगर लोगों के द्वारा बगावत की जाती है या फिर बाह्य आक्रमण, अगर बाहर से किसी और राज्य का अगर उस पर अटैक होता है, तो उस परिस्थिति में वो आर्मी उस राज्य की रक्षा करती थी। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं को ये अपनी आर्मी तो दे रही थी सब्सिडरी अलायंस के नाम पे, लेकिन ये उनके लिए फ्री नहीं था। इसके बदले में सब्सिडरी अलायंस स्वीकार करने वाले राज्यों को उस सेना का खर्चा उठाना पड़ता था, और अगर वे वो खर्चा नहीं पे करना चाहते, तो उस आर्मी के पीछे जितना खर्चा होता था, उस खर्चे के बराबर अगर कहीं से इनकम आती हो, किसी प्रदेश से अगर उतनी ही इनकम आ सकती हो, तो वो प्रदेश उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। तो उस आर्मी के बदले में या तो वो पैसा दे सकते थे, या फिर उतनी ही इनकम वाला कोई अपना जो राज्य का प्रदेश था, वो उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देना पड़ता था। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना वो जो राज्य जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करता था, वो किसी भी और राज्य के साथ युद्ध नहीं कर सकता था, या फिर वो ट्रीटी यानी कि संधि भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके राज्य में आर्मी ही ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। तो अगर ब्रिटिशर्स अलाउ करे, अगर वो परमिशन दे, तभी वो राजा किसी और राज्य के साथ युद्ध छेड़ सकता था। तो कंपनी की परमिशन के बिना राजा ना तो युद्ध कर सकते थे, ना ही किसी राज्य के साथ ट्रीटी या समझौता कर सकते थे। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। और उस राजा के राज्य के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि हमेशा रखना पड़ता था। तो ज्यादातर टाइम तो ये जो अंग्रेज प्रतिनिधि रहते थे, वो उन बातों में ज्यादा ध्यान देते थे कि उस राजा के दरबार में कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वहां पर क्या डिस्कशन किया जा रहा है, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ कोई कॉन्स्पायरेसी तो नहीं की जा रही। तो उस राज्य की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हमेशा उस राजा की असेंबली में, स्टेट असेंबली में रखा जाता था। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। और वो जो भी राज्य होगा, वो अन्य किसी भी विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रख सकता था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन किया था।
तो अंग्रेजों के तो वैसे ही फ्रेंच लोगों के साथ या पोर्टुगीज लोगों के साथ इतने ज्यादा संबंध अच्छे नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो जो राजा थे वो ना तो पोर्टुगीजों को, ना तो फ्रेंच लोगों को, ना ही डच लोगों को, किसी भी और फॉरेनर को, किसी भी और विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पे नहीं रख सकता था। तो इस तरह की कुछ शर्तें हुआ करती थी इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की। और इस सिस्टम को जो स्वीकार करने वाले राज्य थे वो कुछ इस प्रकार के थे। सबसे पहले तो है हैदराबाद के निजाम, जो कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर निजाम का शासन हुआ करता था। उसके अलावा जो मैसूर का रीजन था, तो जब तक टीपू सुल्तान वहां पर शासक थे तब तक तो अंग्रेज वहां पर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम नहीं लागू कर पाए। पर जब फोर्थ मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान की डेथ होती है, उसके बाद मैसूर में भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू कर दिया जाता है। उसी तरह जो अवध का रीजन था, तो अवध के शासक को तो वो पहले ही बक्सर के युद्ध में हरा चुके थे, तो अवध के साथ भी उन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन किया था। उसके अलावा गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, ये जो चार राज्य थे ये मराठा कॉन्फिडरेसीज हुआ करती थी, यानी कि मराठा साम्राज्य के ही ये चार हिस्से हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने अलग अलग समय पर अलग अलग युद्ध करके इन चारों स्टेट्स से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन करवा लिया था। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की योजना थी ये एक मीठे जहर के समान थी, क्योंकि शुरुआत में तो किसी भी राज्य के राजा को वो योजना अच्छी लगे कि ना ही उन्हें अपनी आर्मी रखनी पड़ती हो, ना ही किसी और राज्य का अगर उन पे अटैक हो तो उनसे लड़ने के लिए जाना पड़ता हो, क्योंकि अंग्रेज खुद अपनी आर्मी रखते थे वहां पर और वही युद्ध भी लड़ा करते थे। तो ऊपर से देखने में तो ये सही लगता था, अच्छा लगता था, पर अंदर ही अंदर से ये उस राज्य की ताकत को खत्म कर देता था। राजा एक तरह से अपनी पूरी सत्ता खो देते थे, क्योंकि उनके पास अपनी खुद आर्मी भी नहीं हुआ करती थी। तो अंग्रेज अगर कुछ गलत पॉलिसीज वहां पर अपना रहे हैं तो राजा उनका विरोध भी नहीं कर सकते थे। तो यह जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी समझना है कि व्हाई द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज लाइक अ स्वीट पॉइजन। By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company। और गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने इस सहायक संधि योजना को लागू करके बहुत से प्रदेशों को, कई सारे राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तरह से शामिल कर लिया। कई सारे प्रदेशों को उन्होंने हड़प लिया या फिर वो किसी न किसी तरह से उन राज्यों को मजबूर करके अपने साथ जोड़ लेते थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को साइन करने के लिए। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, which he refused। For declining the alliance system, the company, with support from the Nizam, attacked Mysore in 1799। During this fourth Mysore war, Tipu lost his life while fighting against the British। और वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे वही ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेकर आए थे। तो उस समय पर जब मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन हुआ करता था तो वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी कहा कि आप भी हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन करके जुड़ जाइए। पर टीपू सुल्तान ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन करना यानी कि एक तरह से अंग्रेजों के सामने हार मान लेना। टीपू सुल्तान तो कभी भी ऐसे हार मान के सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन करने वालों में से तो नहीं थे। तो टीपू सुल्तान के तेवर देखकर वेलेस्ली को भी यह समझ में आ गया कि मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैसूर का प्रदेश भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो समंदर के किनारे था, मालाबार तट पे, वहां से काफी ज्यादा विदेशों में व्यापार भी होता था। तो ये प्रदेश को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया, उसके बाद वेलेस्ली ने जो हैदराबाद के निजाम थे उनका साथ लेकर 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया। अब टीपू सुल्तान इसके कुछ ही वर्षों पहले कॉर्नवालिस के साथ थर्ड मैसूर वॉर लड़ चुके थे। उस समय पर उन्होंने कंपनी को 3 करोड़ रुपया भी पे किया था और अपने बेटों को भी आजाद करवाया था।
तो टीपू सुल्तान अभी तैयार नहीं थे एक और वॉर लड़ने के लिए। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निजाम के साथ मिलकर मैसूर पे चौथा आक्रमण होता है, तो इस फोर्थ मैसूर वॉर में, ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़े। वेलेस्ली के द्वारा भेजी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, निजाम की आर्मी, और बाद में जब मराठा भी निजाम और अंग्रेजों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन तीनों की आर्मी के सामने बहादुरी से लड़ते हुए जब टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगापट्टम पे अटैक होता है, तो उस युद्ध में, युद्ध मैदान में ही लड़ते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वीरता पूर्वक लड़ते हुए युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये फोर्थ मैसूर वॉर भी जीत चुके थे, तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, काफी सारा जो मैसूर का रीजन था वो इनडायरेक्टली उनके शासन के अधिकार में आ चुका होता है। और वहां पर वो मैसूर में जो पहले वोडियार डायनेस्टी का शासन था, उनके हाथों में सत्ता सौंप देते हैं और मैसूर के साथ भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन कर लिया जाता है। आफ्टर वेलेस्ली, हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। तो वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है। आप इन्हें वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ कंफ्यूज्ड मत कर लीजिएगा, ये और हेस्टिंग्स हुआ करते थे। ही वेज्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल के दौरान नेपाल के साथ युद्ध किया और उन्हें हराकर जो नेपाली गुरखास हुआ करते थे, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय पर किस तरह से गुरखा वॉरियर्स हुआ करते थे। और आज के समय भी देखो, ये जो हेस्टिंग्स ने पहली बार नेपाली गुरखाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में ज्वाइन किया, उसके बाद आज तक इंडियन आर्मी में नेपाली गुरखाओं को शामिल किया जाता है। अभी हम 2025 की भी बात करें, तो वर्तमान में भी करीबन 32,000 नेपाली गुरखास इंडियन आर्मी में शामिल है। हेस्टिंग्स fought a battle with the Pindharas and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. और जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के शासनकाल के दौरान मराठाओं के साथ उनका थर्ड मराठा वॉर होता है। और ये थर्ड मराठा वॉर पिंडारास के इश्यू पे होता है। तो बेसिकली जो पिंडारिस हुआ करते थे, वो मराठा साम्राज्य की जो आर्मी थी उनके साथ मिलकर लड़ा करते थे। एक तरह से पिंडारास मराठाओं के लिए मर्सिनरीज का काम किया करते थे। यानी कि जब भी युद्ध होता था, तो मराठा आर्मी के साथ पिंडारास भी ज्वाइन करते थे उनका साथ देने के लिए। तो पिंडारास वैसे कोई कास्ट नहीं थी, उसमें हर कास्ट के, हर जाति के लोग हुआ करते थे। और जब ये मराठा आर्मी के साथ लड़ते थे, तो उसके बदले में ये कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे, इन्हें कोई भी सैलरीज नहीं दी जाती थी। तो ये किस तरह से अपना खर्चा निकालते थे कि जब मराठा आर्मी जिस भी प्रदेश में युद्ध जीत जाती थी, तो उस प्रदेश में लूटपाट करके, उस सारे प्रदेश में धन संपदा लूट कर पिंडारास जो थे वो अपना खर्चा निकाल लेते थे। यानी कि पिंडारास एक तरह से मिलिट्री प्लंडरर्स हुआ करते थे। पर जैसा कि हमने पहले देखा कि जो गायकवाड्स थे, होलकर्स थे, भोसलेस थे, तो ये जो काफी सारे मराठा कॉन्फिडरेसीज थी, उन्होंने क्योंकि एक के बाद एक वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन कर लिया था, तो उसके बाद तो मराठाओं ने युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। जब युद्ध ही नहीं हो रहे, तो पिंडारास कहां से अपना खर्चा निकाले, क्योंकि वे तो युद्ध में लूटपाट करके अपना खर्चा निकाला करते थे, तो उनके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद पिंडारास ने क्या किया कि जब मराठा युद्ध नहीं भी लड़ रहे थे, तो ये काफी सारे एरियाज में जाकर लूटपाट किया करते थे। इसमें ये काफी बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे, उनके व्यापारी होते थे, उनको भी लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने पिंडारस के इश्यू को एक बार में ही खत्म करना डिसाइड किया और हेस्टिंग्स ने फाइनली पिंडाराओं पे एक समय पर अटैक कर दिया। अब क्योंकि पिंडाराओं को मराठाओं का संरक्षण मिला हुआ था, तो मराठाओं को लगा कि पिंडाराओं पे अटैक मतलब मराठा साम्राज्य पे अटैक,
तो उसके बाद ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जाता है। और क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, उन्होंने मराठाओं को भी क्योंकि हरा दिया, क्योंकि मराठा यूनाइटेड नहीं थे, वो काफी सारी कॉन्फिडरेसीज में बटे थे। उसके अलावा गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोंसलेस, इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी भी साइन कर ली थी, तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को हरा दिया और भारत में कंपनी की जो सुप्रीमसी थी वो एस्टैब्लिश कर दी। यानी कि उसके बाद कंपनी सर्वोपरि हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल सबसे ताकतवर बन जाते हैं। In comparison to the earlier governor generals, William Bentinck is known as liberal governor general. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. So he was very liberal in his deeds. तो विलियम बेंटिंक भारत में पहले के गवर्नर जनरलों की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि पहले के गवर्नर जनरलों के द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाए, उसके लिए उसने उदारपूर्ण कार्य किए। तो विलियम बेंटिंक भारत में जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए, उनमें सबसे ज्यादा लिबरल यानी कि सबसे ज्यादा उदार गवर्नर जनरल माने जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक काफी ज्यादा साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। वे लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करे जा रहे थे, उसमें काफी सारे राज्यों के साथ उनके काफी संबंध भी खराब हो रखे थे। तो इस वजह से राज्यों में जो डिससेटिस्फेक्शन था, जो असंतोष की भावना थी, ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी यानी कि उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, वे लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इस पॉलिसी की वजह से लोगों में जो असंतोष था, राजाओं में जो असंतोष था, उसकी वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स और उन राजाओं के साथ भी यूनिटी नहीं हो रही थी, उनके भी संबंध खराब हो रहे थे। दूसरी ओर इनको यह भी डर था कि इस असंतोष के चलते कहीं वो जो और स्टेट्स हैं वो ना यूनाइट हो जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके लिए विलियम बेंटिंक ने काफी लिबरल वर्क्स किए, इन्होंने काफी उदारपूर्ण काम किए। जैसे कि एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इंडियन जुडिशरी डेवलप हो रही थी, तो उस समय पर विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडियंस को हाई पोजीशंस पे जुडिशरी में अपॉइंट किया था। यानी कि इनके बाद जो भारत की जो हाई कोर्ट्स वगैरह हुआ करती थी, वहां पर इंडियंस भी जज बन सकते थे, जो कि पहले नहीं बन पाते थे, पहले सिर्फ अंग्रेजों को अलाउड था। तो विलियम बेंटिंक ने इंडियंस को भी हाई पोजीशंस पे अलाउ किया। Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. 1848 में डेलहाउसी भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं और वो एक फियर्स इंपीरियलिस्ट यानी कि एक उग्र साम्राज्यवादी था। किसी न किसी तरह से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में साम्राज्य था उसको और ज्यादा विस्तार करना चाहता था, वो कंपनी की पावर और ज्यादा बढ़ाना चाहता था और इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे उनमें से ज्यादा स्टेट्स को वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर लाना चाहता था। यानी कि वो एक उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। तो कंपनी का भारत में और ज्यादा राज्य विस्तार करने के लिए डेलहाउसी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एडॉप्ट करी थी। यानी कि वो किसी न किसी तरह से और राज्यों को हथिया लेना चाहता था, उन्हें हड़प लेना चाहता था, या तो जीत कर, या तो जब्त करके, या तो जबरदस्ती उस राज्य को वो हड़प लेता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेलहाउसी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, उसके थ्रू उन्होंने कितने सारे राज्यों को हड़प लिया था। तो यहाँ पर 5 रीजंस दिए गए हैं। ये 5 बहाने आगे रखकर डेलहाउसी उन राज्यों पे कब्जा कर लेता था, उन्हें जब्त कर लेता था। सबसे पहले एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी कि युद्ध करके उस राज्य पे अधिकार कर लेना। तो युद्ध करके उन्होंने पंजाब को जीत लिया। उसके अलावा पेगू जो कि दक्षिण बर्मा में है। वैसे आपको बता दें कि जो म्यांमार यानी कि बर्मा का देश है, वो भी पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था,
1935 में बर्मा, म्यांमार इंडिया से अलग होकर एक नया देश बना था। तो पंजाब और दक्षिण बर्मा में जो पेगु है, वहां पर युद्ध करके डेलहाउसी ने इन राज्यों को हड़प लिया था। उसके अलावा एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एयर, यानी कि राजा की निसंतान मृत्यु होने पर, अगर किसी भी राज्य के राजा होते थे, जब तक उनकी संतान का जन्म ना हो उससे पहले अगर राजा की डेथ हो जाती थे, तो वहां पर शासन करने के लिए राजा का कोई वंश नहीं है, यह बहाना आगे रखकर डेलहाउसी उन राज्यों को भी हड़प लेता था, जिनमें कुछ इस तरह के राज्य हुआ करते थे: सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, झांसी, बघाट और नागपुर। तो राजा की निसंतान मृत्यु होने पर जो राज्यों को हड़प लिया जाता था, उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं झांसी के साथ, कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, तो वहां पर जब राजा की डेथ होती है, तब तक क्योंकि रानी की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने एक बालक को अडॉप्ट किया था, एक बालक को दत्तक लिया था, यानी कि रानी एक और बच्चे को गोद लेकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी के तौर पर बड़ा कर रही थी। लेकिन क्योंकि डेलहाउसी ने जो बच्चों को गोद लेकर वहां का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, उसे मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से झांसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भी एक समय पर युद्ध हो जाता है। और जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तो इतिहास में हम देखते हैं कि किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए वे किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ी थी। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो कई बार ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बहाना आगे कर दिया जाता था कि उस राज्य में काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा अव्यवस्था है, वहां का शासन सही तरीके से वहां के राजा नहीं चला रहे हैं। तो इस तरह का बहाना आगे करके डेलहाउसी उस राज्य को भी जब्त कर लेता था, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अवध में। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगर किसी राज्य को कर्जा दिया जाता था, अगर वो कर्ज की भरपाई नहीं कर पाते थे, तो उसका बहाना आगे कर कर, कर्ज वसूली का बहाना आगे करके उस प्रदेश को वो हड़प लेते थे, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हैदराबाद के निजाम का बराड़ प्रांत। निजाम का जो बराड़ प्रोविंस हुआ करता था, उसको डेलहाउसी ने उसी तरह उनसे छीन लिया था। एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल, तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनके पास सिर्फ नाम मात्र की सत्ता हुआ करती थी, जैसे कि जो कर्नाटका के राजा थे। तो कर्नाटक के राजा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले से ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके थे। उसके अलावा साउथ के रीजन में मैसूर के खिलाफ और इससे काफी सारे युद्ध होते थे, तो कर्नाटक के राजा अंग्रेजों के साथ ही खड़े होते थे। तो उनके पास बस नाम मात्र की सत्ता थी, मेनली वहां पर सारा पावर तो ब्रिटिशर्स के पास ही हुआ करता था। तो डेलहाउसी ने अपने शासनकाल में यह जो नाम मात्र की सत्ता थी, उसको समाप्त कर दिया और कर्नाटक और तांजोर को भी ब्रिटिशर्स के अंडर जितना भी प्रदेश हुआ करता था, उसमें शामिल कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से डेलहाउसी एक फियर्स इंपीरियलिस्ट हुआ करता था, यानी कि वो एक उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। और इस तरह से पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को एडॉप्ट करके उसने इंडिया के काफी सारे स्टेट्स को, काफी सारे राज्यों को ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर ला दिया था। बिसाइड्स बीइंग एन इंपीरियलिस्ट, डेलहाउसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। तो डेलहाउसी इंपीरियलिस्ट तो था, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, पर उसके साथ ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट, यानी कि वो एक सुधारावादी भी था। डेलहाउसी के द्वारा इंडिया में काफी सारे रिफॉर्म्स करे गए, उन्होंने काफी सारे सुधार भी किए थे, जो हम यहाँ पर देखते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853 and wireless system between India and England started during his tenure। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, जो कि डेलहाउसी के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी मुंबई और थाने के बीच में 1853 में। उसके अलावा वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इंडिया में स्टार्टिंग में उस समय पर टेलीग्राफ सर्विस शुरू की गई थी।
उसके अलावा मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के लिए जो पोस्टल सर्विसेज थी उसकी भी शुरुआत की गई थी, जो वर्तमान में हम इंडिया में डाक विभाग देखते हैं। उसकी जब शुरुआत हुई थी तो डेलहाउसी के समय पे उसमें काफी सारे सुधार किए गए थे, जैसे कि जो पोस्ट कार्ड होता है, तो डेलहाउसी के समय में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे। जो पोस्ट पे हम टिकट्स लगाते हैं उसकी शुरुआत डेलहाउसी के समय में ही हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन ईटीसी वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो भारत में जो हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, उसकी स्थापना भी डेलहाउसी ने ही की थी। पीडब्ल्यूडी यानी कि जो लोक निर्माण विभाग होता है, उसमें हम आपको बता दें कि जो काफी सारे सार्वजनिक भवन होते हैं जो कि लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि अस्पताल, स्कूल, उसके अलावा जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उन सब का निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो सड़कें बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं और जो रेलवे के अलावा सिंचाई वगैरह का भी काम होता है, ये सारा काम भी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है। उसके साथ ही डेलहाउसी के समय में भारत में इंग्लिश एजुकेशन भी शुरू किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया में पहले कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल वे में टीचिंग की जाती थी। डेलहाउसी के समय से प्रॉपर स्कूल्स में इंग्लिश एजुकेशन देने की शुरुआत की गई थी। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिजेस एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। तो भारत में जो पहले के समय से चाइल्ड मैरिजेस होते थे, यानी कि बाल विवाह होते थे, बचपन में ही बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए डेलहाउसी ने कानून बनाया था। उसके अलावा जो विडोस होती थी, यानी कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी, तो इंडिया में ट्रेडिशनली ये देखने को मिलता था कि वो दोबारा से शादी नहीं कर पाती थी। तो डेलहाउसी ने विडोस का रीमैरिज हो सके, विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सके, उसके लिए भी कानून बनाया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेलहाउसी फियर्स इंपीरियलिस्ट होने के साथ साथ एक रिफॉर्मिस्ट भी था और उसने काफी सारे रिफॉर्म्स यानी कि इंडिया में काफी सारे सुधार भी किए थे। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded, but in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857. तो 1757 में जो अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध पहली बार जीत लिया था, उससे शुरू करके 100 वर्ष के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता और उनका साम्राज्य में बढ़ावा हुआ, वो और ज्यादा पावरफुल हुए। उसी के साथ उनका जो साम्राज्य था वो भी और ज्यादा विशाल हुआ। तो ब्रिटिशर्स तो एक्सपेंड कर रहे थे, पर इस प्रोसेस में उन्हें जो काफी सारे इंडियन स्टेट्स थे, तो भारत के राज्यों और वहां के राजाओं के असंतोष का भी उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिस तरह की पॉलिसीज अपनाकर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उससे खुश तो नहीं होगा। काफी सारे इंडियन स्टेट्स थे, काफी सारे राजा थे जो कि ब्रिटिशर्स की इस साम्राज्य विस्तार की नीति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनमें काफी ज्यादा असंतोष की भावना थी और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में हमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है। तो काफी सारे इंडियन स्टेट्स थे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उनके द्वारा जो एडॉप्ट किया गया हुआ बालक था, जिनको कि उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन क्योंकि डेलहाउसी ने उनको वहां का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उसी बहाने से क्योंकि झांसी का राज्य उन्होंने हड़प लिया था, तो इस तरह से इंडिया के काफी सारे शासकों में इन बातों से असंतोष था। हर एक स्टेट के अपने रीजंस थे और इसी असंतोष के कारण 1857 में जो भारत के लोग थे, यहाँ की प्रजा थी और यहाँ के जो शासक थे, वो सब यूनाइट होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, उसके एग्जैक्ट 100 सालों के बाद 1857 में हम देखते हैं द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू होता है।